तो देखिए, कुछ डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे बात करते हैं हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, कि किसको आप डक्टाइल मटेरियल बोलते हो और किसको आप ब्रिटल मटेरियल बोलते हो। यानी डक्टाइल का जो अपोजिट होता है वो ब्रिटल होता है, ना कि इलास्टिक। ठीक, डक्टाइल और एक उसके अपोजिट जो है वो क्या है, ब्रिटल है, ना कि इलास्टिक मटेरियल। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर हम देखेंगे कि मैलेबल मटेरियल क्या होता है, फिर इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। ठीक, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो एनर्जीज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो डक्टाइल मटेरियल क्या है, इसकी जो डिफिनेशन दी जाती है, यानी डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, वायर ड्रा कर सकते हो। यानी कोई एक डक्टाइल मटेरियल है तो उसको जो आप एक्सटेंस करोगे तो उससे कन्वर्जन किसका हो जाएगा, वायर के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, या छोटे छोटे सेक्शन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। या फिर डिफॉर्मेशन जो होता है वो एक डक्टिलिटी की वो भी एक डिफिनेशन है या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। यानी फ्रैक्चर से पहले बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन होता है। ठीक, ये तो हो गई डक्टाइल मेटल हो गया। और इसका जो सबसे सटीक जो इम्पॉर्टेंट है कि कब आप किसी भी मटेरियल को डक्टाइल बोलोगे, कब उसको ब्रिटल बोलोगे, उसको जो क्लासिफाई किया गया, तो जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम बताया था आपको, तो उसमें आपने देखा होगा जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक डायग्राम आपको दिखा था। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन था, यानी जहाँ पर यील्डिंग हो रही थी, जहाँ पर यील्डिंग हो रही थी, यील्डिंग के बाद ये था आपका 0.12% था। ठीक, इसको हम बोलते हैं, इस साइड का जो स्ट्रेन है इसको हम बोलते हैं पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोला जाता है। और इस पोर्शन को आप बिफोर इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक, तो किसी भी मटेरियल को आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले उसका स्ट्रेन एंड स्ट्रेन डायग्राम बना लीजिए। अगर उसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है, जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है अगर ग्रेटर देन 5% है, यानी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5% है, तब तो उसको आप क्या बोलते हो, डक्टाइल मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डक्टाइल मेटल बोला जाता है। अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, यानी ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी जब फिल्लोर होगा, फिल्लोर होने से पहले इलास्टिक के बाद क्या होगा, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है डक्टाइल मटेरियल होगा। लेकिन अगर क्या हो जाए कि फिल्लोर होने से पहले जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो बहुत कम है, लेस देन 5% है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। यानी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इसमें क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होगा वो लेस देन 5% होगा। ठीक, यानी इस पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपने डिफाइन कर दिया डक्टाइल मटेरियल को और ब्रिटल मटेरियल को। अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ज़्यादा है तो उसको आप डक्टाइल बोलोगे, कम है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। लेकिन कम और ज़्यादा को 5 से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अगर 5 से ज़्यादा है तो डक्टाइल और 5 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रिटल बोलते हैं। ठीक, अब दो प्रॉपर्टीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि डक्टाइल मटेरियल से आप वायर खींच सकते हो, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है टेंशन में वो सबसे कम होती है। यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रेंथ इन टेंशन वो क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ इन टेंशन होती है वो सबसे कम होती है। और जो डक्टाइल मटेरियल है इनकी जो स्ट्रेंथ होती है इन टेंशन और कंप्रेशन में, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ टेंशन एंड कंप्रेशन अप्रॉक्सीमेट सेम होती है।
सेम होती है, या समझ सकते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन में डक्टाइल मटेरियल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसके रिस्पेक्ट में, शीयर के रिस्पेक्ट में। और इसकी जो शीयर स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, शीयर स्ट्रेंथ वो सबसे कम होती है, शीयर स्ट्रेंथ सबसे कम। और क्या, टेंशन और कंप्रेशन नियर अबाउट सेम होता है, पर कंप्रेशन जो होता है, अगर देखा जाए कंप्रेशन की बात करें तो टेंशन से थोड़ा सा ज़्यादा इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, अब ब्रिटल मटेरियल का टेंशन स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया, तो ज़्यादा क्या होता होगा, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा होती है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैलेबल मटेरियल की, ये क्या होता है। अब इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे डक्टाइल मटेरियल का जो एग्जाम्पल है, माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद कापर हो गया, सिल्वर हो गया, कापर हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन क्या ये कास्ट आयरन होगा कि नहीं होगा, आप सोचिए कि कास्ट आयरन क्या होगा, डक्टाइल होगा या ब्रिटल होगा। तो यहाँ पे जो कास्ट आयरन है वो डक्टाइल नहीं होता है। आपको लिख के काट देना ताकि आपको याद रहे, रिमेंबर रहे कि माइल्ड स्टील क्या होता है, सॉरी, कास्ट आयरन क्या है, डक्टाइल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है वो बहुत कम होता है, 5% से कम होता है। तो कास्ट आयरन क्या है आपका, कास्ट आयरन आपका क्या है, ब्रिटल मटेरियल होता है। कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट हो गया, कास्ट आयरन हो गया या कंक्रीट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। और रबर की बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रबर क्या होगा, रबर जो है वो ब्रिटल नेचर का होता है या डक्टाइल नेचर का होता है। रबर क्या ब्रिटल नेचर का होता है या डक्टाइल नेचर का होता है। तो आपको बताना है कि जो रबर होगा वो ब्रिटल नेचर का होगा या डक्टाइल नेचर का होगा। तो आप क्या करोगे, रबर का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। तो जब इसका आप स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह से दिखता है, यानी इसकी जो इलास्टिक पॉइंट होती है यहाँ तक होती है, इसके बाद जो इसमें स्ट्रेन होता है वो बहुत कम होता है, वो लेस देन 5% होता है। यानी अपने इलास्टिक स्ट्रेन का 5% से भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए रबर को किस में रखा गया है, ब्रिटल मटेरियल में। यानी रबर क्या हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया। और क्यों ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है वो 5% से क्या है, कम होता है। ठीक, यानी इलास्टिसिटी जब आती है उसके बाद फ्रैक्चर जब हो जाता है, ये वाला स्ट्रेन क्या होता है, बहुत कम होता है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत कम होने के कारण, 5% से कम होने के कारण जो आपका रबर है वो क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक, और ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लास हो गया, आपका ग्लास हो गया, गिलास हो गया, इसमें भी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, 5% से कम होता है। वुड हो गया, ये भी क्या है आपका ब्रिटल मटेरियल में होता है, क्योंकि इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम हो गया। ठीक, तो अभी तक आपको डक्टाइल मेटल और ब्रिटल मेटल के बारे में समझ में आ गया कि किसको आप ब्रिटल बोलते हो, किसको डक्टाइल बोलते हो, और डक्टाइल की स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है और ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है, इसके बारे में आपने देख लिया। अब हम देखते हैं मैलेबिलिटी क्या होती है। मैलेबिलिटी का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई एक ब्लॉक लिया हुआ है, इस ब्लॉक पे यदि आप यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लगा दो, जब आप इस पे कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाए, शीट में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू शीट ऑफ
मिनिमम थिकनेस यानी कम से कम थिकनेस में इसे कन्वर्ट किया जा सके प्रेस करके, तो या किसी भी सेक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो इसको आप देख रहे हो कि इसको किसी भी आप शीट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसका जो कन्वर्जन हो गया, सपोज कीजिए ऐसे पतली सी शीट हो गई अब। ठीक, अब तो इसी प्रॉपर्टीज़ को, यानी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उससे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी नेग्लिजिबल थिकनेस में, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल को मेलेबल मटेरियल बोलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। ठीक, इलास्टिक मटेरियल। अब इलास्टिक का मतलब जो है, जो हमको समझ में आता है, जो आप लोग समझते हैं, क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए किसी को जितना ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है उसको इलास्टिक बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये रॉड है, इस रॉड को हम क्या करें, इस पर कुछ लोड लगाएं P, लोड लगाने के बाद अगर इसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ, मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर का रॉड है, लोड लगाने के बाद अब कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। यल नॉट आपका इतना था, यल फाइनल जो था अब एक्सटेंड होके 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ। ठीक, अब क्या करिए कि जब आपने लोड को रिमूव कर दिया, जैसे आप लोड हटाए तो फिर से जो 21 सेंटीमीटर का एक्सटेंड हुआ था वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। ठीक, तो इस जिस प्रॉपर्टी से ये वापस आता है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी डेड प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट regains its original shape after the removal of load is called as elasticity of material। ठीक, जैसे सपोज करिए कि एक मटेरियल ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। ठीक, तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जो वाई एक्सिस के जितना पास होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यानी ई ऑफ ए, ई ऑफ बी, ई ऑफ सी। तो यहाँ पे ई ऑफ ए ग्रेटर देन ई ऑफ बी ग्रेटर देन ई ऑफ सी। ठीक, किसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो वाई एक्सिस के पास जितना ज़्यादा होगा, या जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगी उसकी इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, उतना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, इतनी तो बात आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होते हैं। अब कुछ एनर्जी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी होती हैं। स्टोर्ड एनर्जी होती है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है इसके बारे में देख लीजिए क्या क्या होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन कई टाइप्स के बनते हैं। ठीक, तो स्टोर जो एनर्जी है इसमें जो आप देखने वाले हो, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी, और इसी स्ट्रेन एनर्जी को ही आप रेजिलेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, रेजिलियंस बोलते हैं। दूसरा जो क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, और जो तीसरा है वो क्या होता है, प्रूफ वो है आपका टफनेस क्या होती है। ठीक, टफनेस क्या होती है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेन एनर्जी है उसी को ही आप क्या बोल रहे हो, रेजिलेंस बोल रहे हैं। ठीक, जैसे हम एक ग्राफ देखते हैं,
इस ग्राफ में देखिए हमने क्या किया, इसकी जो इलास्टिक पॉइंट था, यानी अगर हम कहें ए था आपका, ए है, आपने ए तक जब लोडिंग की, ए तक जब लोडिंग की, ये इसकी क्या है, इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है। तो जब आपने लोडिंग कहाँ तक की, इलास्टिक लिमिट तक की, उसके बाद फिर आपको क्या, ये था लोडिंग कर्व, लोडिंग कर्व। लेकिन जब फिर से आप अनलोडिंग करते हैं, यानी लोड को जब आप रिमूव करते जाएंगे, तो सेम इसी पे, यानी इसी के जस्ट कोलिनियर या इसी के ऊपर से जो लाइन फिर से वापस आएगी, इसको आप बोलते हो अनलोडिंग कर्व। क्या बोलते हैं, अनलोडिंग कर्व, अनलोडिंग कर्व बोलते हैं। ठीक ठीक। तो इस अब क्या होगा, जब आप इस बार को, यानी जो बार वहाँ पे हमने लिया था, उस बार में जब आप लोडिंग करोगे, तो उस लोडिंग से क्या होता है, जो स्ट्रेन होगा, जो स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिलेंस बोलेंगे। लेकिन कहाँ से होना चाहिए वो, ये जो इलास्टिक पॉइंट है उसके नीचे तक ही होना चाहिए, मतलब उसके पहले ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद वाली एनर्जी को आप रेजिलेंस नहीं बोलोगे। ठीक, तो यहाँ तक की जो एनर्जी है उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकते हैं या रेजिलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो एनर्जी है, सपोज कीजिए कि दो ग्राफ बनाए जाते हैं, एक तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन बनाया जाता है, एक जो बनाया जाता है ग्राफ, वो ग्राफ होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। दो ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक, तो इसका भी ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसे था, यहाँ तक हो गई। तो इस पे भी एक लोडिंग कर्व और एक क्या होता है, एक लोडिंग कर्व, एक अनलोडिंग कर्व। ठीक, तो इस पे भी आप एनर्जी ऐसे आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी हम ले रहे हैं, यू की वैल्यू जो होती है, अगर हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, लोड इंटू डिफ्लेक्शन लेते हो, डिफ्लेक्शन लेते हो, तो इसी एनर्जी को जो लोड और डिफ्लेक्शन वाले ग्राफ से जो मिला है आपका, यानी जितनी एनर्जी स्टोर हुई है, कुछ उतना जितना एनर्जी स्टोर होता है उसका 50% एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक, तो उसका 50% यानी लोड इंटू डिफ्लेक्शन का जो एनर्जी है आधा कर लीजिए, उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, या उसी को रेजिलेंस बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोला जाता है। लेकिन क्या इस ग्राफ से जो वहाँ पे हमने बनाया है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्या उस ग्राफ से क्या ई इक्वल टू आप हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर सकते हो, आपको बताना है। तो जो रेजिलेंस है या स्ट्रेन एनर्जी है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक, इतना बात समझ में आया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिलेंस क्या होता है या स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, तो क्या निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। ठीक, तो आखिर ये जो टर्म हमने लिखा है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ए क्या है, तो ए जो होता है, एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो जो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, इसको कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया विद इन इलास्टिक लिमिट। स्टोर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट।
लिमिट। और ए जो था स्ट्रेन एनर्जी क्या था, ये क्या था, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक, इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट था। ठीक, यानी ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये पूरे वॉल्यूम में, जैसे जो आपने रॉड ले रखी है उस रॉड के पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को आप स्ट्रेन एनर्जी बोलते हो या रेजिलेंस बोला जाता है। लेकिन अगर वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाए, ये एरिया नहीं बल्कि वॉल्यूम होगा, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट, तब उसको आप क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाता है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इजकल टू यू, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। अब इनमें जो रिलेशन है उस रिलेशंस को कैसे निकाला जाता है, ठीक, वो आइए देखते हैं। देखिए, तो जो रेजिलियंस है वो आप क्या करिए, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस लिखिए। अब ये जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है यहाँ से एक टर्म और लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला और होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2e, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e भी होता है। ठीक, कैसे होता है, जैसे स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हमने लिखा है, तो आप स्ट्रेन को जब आप स्ट्रेस में कन्वर्ट करोगे तो एक फार्मूला होता है स्ट्रेस सिग्मा इजकल टू ई इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई ई हो गया। तो आपको इसी फार्मूले में रखना है, स्ट्रेस तो था ही सिग्मा और स्ट्रेन की जगह आपको कितना रखना है, सिग्मा बाई ई, तो सिग्मा ऊपर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा बाई 2e हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e लिख सकते हो या हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिखा जा सकता है। ठीक, अब रिलेशन देखते हैं कि रेजिलेंस इजकल टू क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ बार, वॉल्यूम ऑफ बार। ठीक, ये होता है रेजिलेंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस या स्ट्रेन एनर्जी कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप लोगे तो उसको आप मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ रेजिलेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस आपको देख के उस हिसाब से लगाना है। अगर आपसे रेजिलेंस पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये सिग्मा स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया गया है तो इस तरह से आप निकाल लोगे सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू इतना। अब जैसे इसको रिलेशन और में देख लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे या तो फिर ऐसे लिख सकते हो, यानी यहाँ से रेजिलेंस इजकल टू लिख सकते हो क्या, इजकल टू कितना, देखो सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू कितना, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू एल। ठीक, या फिर वहाँ से लिख सकते हो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। और ठीक है, बस दिस इज़ मोर देन एनफ।
अब हम बात करते हैं टफनेस की बात करते हैं, ठीक। ये जो टफनेस है तो सेम वही जो ग्राफ हमने बनाया था, माइल्ड स्टील का जो ग्राफ हमने बनाया था, और कैसे ग्राफ बना था सारी चीज़ें हमने बता रखी है। तो आपको क्या करना है यहाँ तक, तो ये जो स्ट्रेन होती है सिग्मा यू बोलते हो, इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा वाई बोला जाता है। यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तो समझिए, यानी टफनेस जो है, टफनेस जो है ये होता है इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, लोडिंग इम्पैक्ट लोडिंग के लिए जो, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मटेरियल है, उस पर कोई इम्पैक्ट लग रहा है, तो इम्पैक्ट के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं, ठीक। तो इसको कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में हमसे पूछा नहीं जाता लेकिन समझ सकते हैं। ये आपका सिग्मा वाई हो गया और ये क्या हो गया, सिग्मा वाई हो गया, ठीक। और ये आपका स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर, स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर, ठीक। तो ये जो हो जाएगा यू ऑफ टफनेस जो निकालते हैं, टफनेस जो निकालना है इसी का एरिया निकालना है, ठीक। तो इसका एरिया निकालने के लिए जैसे इसकी जो हाइट है, देखिए यहाँ पे सिग्मा यू है, यहाँ पे सिग्मा वाई है, तो इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, यानी सिग्मा यू और सिग्मा वाई का एवरेज जब आप निकाल लेंगे तो सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एवरेज निकल गया, यानी हाइट एवरेज हो गई। तो इसकी जो लेंथ है सिग्मा एफ है, तो इसी से आप इससे मल्टीप्लाई यानी स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, टफनेस मिल जाएगा आपको, ठीक। और टफनेस का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, इम्पैक्ट लोडिंग। यानी जब आप कोई इम्पैक्ट लोडिंग का कोई स्ट्रक्चर या कुछ डिज़ाइन करते हो तो वहाँ आपको टफनेस की ज़रूरत होती है। रेजिलेंस के लिए क्या होती है, रेजिलेंस के लिए आपको शॉक लोडिंग के लिए जो है, शॉक लोडिंग या स्प्रिंग एक्शंस जो होता है, स्प्रिंग एक्शन की बात कर लें या शॉक लोडिंग की बात कर लें, वहाँ पे आपको रेजिलेंस की ज़रूरत होती है कि एनर्जी अप टू विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट। कहीं कहीं आपने नाम सुना होगा कि प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी जो स्ट्रेन एनर्जी थी अगर वो इलास्टिक लिमिट तक आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। बाकी प्रूफ स्ट्रेस अलग चीज़ है। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, उस हमने बताया कि 0.2% के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी या कोई और पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा उसको बता दीजिएगा, हम कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। और कल जो आपको बताया जाएगा, आप देखिएगा जो क्रीप होता है वो क्या होता है। क्रीप को देखना है कि क्रीप क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता है या घटता है, क्रीप का रेट क्या होता है, टेम्परेचर का क्रीप पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और नियर अबाउट कल जो है आधे घंटे के लेक्चर में आपका जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे हुक्स लॉ और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक। तो थैंक्स।